ओके डैनी, मैं तहे दिल से तुम्हारा ममनून हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी ये रात काली हो गई। मैंने एक हल्का सा इस्तज़ाही कहका लगाकर कहा, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, अभी लंबी तान कर सो जाऊंगा। मेरा आदमी तुम्हारी गाड़ी का काम निपटा लेगा। गुफ्तगू खत्म हो गई। क्या इरादा है तुम्हारा? अव्वल खान ने मेरी आंखों में झांकते हुए धीरे से सवाल किया। वो वहीं है, नहीं है तो वहां जरूर आएगा। मुझे तजब्जब में रखने के लिए वो बेयकीनी की बातें कर रहा था। मैं अपना आदमी बनकर खुद गाड़ी पहुंचाने जाऊंगा। तन्हा? अव्वल खान ने हैरत से यक लफ्ज़ी सवाल किया। किसी और के शामिल होने से खेल बिगड़ जाएगा। तुम वैसे ही मजबूर हो, जनरल के इशारे के बगैर फाल नहीं हो सकते। जलाल अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ इस्लामाबाद चला गया होगा। 5 चार्ली के बयान की रोशनी में फौरी इक़दामात ज़रूरी हो गए हैं। मेरा जवाब सुनकर हर चेहरे पर फिक्र व तशवीश के साए फैल गए। वीरा की सारी शोखी और खुश मिजाजी रुखसत हो चुकी थी। उसने सारी हिलाते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा, यह सरीहन खुदकुशी होगी। मैं तुम्हें इस खतरनाक एडवेंचर का मशवरा नहीं दूंगी। वो भूल रही थी कि जांग गुस्सल मार्का आराइयों में सोबराज से एक बार भी मेरा सामना होने की नौबत नहीं आई थी। वो मुसलसल रोपोश था। अगर उससे टकराव होने के 50-50 इम्कानात भी थे तो मैं वो मौका ज़ाया नहीं कर सकता था। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि वो सोबराज से मेरे बराह रास्त तसादुम की रात थी। मैंने फैसला कुन लहजे में इन चारों को अपने इरादे से आगाह किया था। सबको अंदाजा हो गया था कि वो मुझे अपने फैसले को अमली चामा पहनाने से रोकने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मेरे फैसले पर अव्वल खान की यक लफ्ज़ी सवाल और वीरा के कमज़ोर मशवरे के बाद कमरे की फिजा पर गंभीर सी खामोशी तारी हो चुकी थी। इनमें हर एक अपनी अपनी जगह पर फिक्रमंद और तशवीश ज़दा नजर आ रहा था, लेकिन सबकी जुबानें बंद थीं। इस रात दरपेश मुहिम को खुश असलूबी से निपटाने के लिए किसी के पास कोई ऐसी मुतबादल तजवीज़ नहीं थी जिस पर अमल करके सोबराज तक रसाई का कोई बेज़र्र रास्ता तलाश किया जा सकता। तो मेरी बात पर गौर क्यों नहीं कर रहे? आखिरकार सुल्तान शाह ने इस बोझल सकूत को तोड़ते हुए एहतजाजी लहजा में कहा, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें यह खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। मैं तरोताज़ा हूं, गाड़ी मैं ले जाऊंगा। गजाला ने उसकी बात काट दी। तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। इस कज़िये की इब्तिदा तुमसे हुई थी। सबसे पहले तुम वीरा को लेकर राजमहल गए थे और वीरा वहां फंस गई थी। मैं ड्राइवर बनकर इसके साथ गया था और राजमहल के बाहर रुक कर इसकी वापसी का इंतजार करता रहा था। मुझे राजमहल के मुलाजमों ने जरूर देखा था, मगर सोबराज से मेरा सामना नहीं हुआ था। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे नहीं पहचान सकेगा। मैं तुम्हारी पेशकश और फिक्रमंदी की कदर करता हूँ, मैंने सुल्तान शाह से कहा। मसला सिर्फ गाड़ी पहुंचाने का नहीं है, ये काम करेन वाला भी कर सकता है। इसे पता दे दिया जाए तो वो अपने किसी साथी की मदद से गाड़ी वहां पहुंचा देगा। असल मसला सोबराज का है। अगर वो वहां मौजूद हुआ तो उसे घेरने के लिए फौरी तौर पर फैसला करना होगा। इसमें क्या परेशानी है? सुल्तान शाह ने फौरी तौर पर जवाब दिया। वो नजर आ गया तो उसे हर कीमत पर जिंदा या मुर्दा हालत में पकड़ना होगा। वहां उसका साया भी नजर आ गया तो मैं इसके गिरबान पर हाथ डालने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। सुल्तान शाह की दलील में वजन था, लेकिन मैं उससे अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह सकता था। इस समर में कोई शुबा नहीं था कि वो बहुत बेजिगर और दलेर शख्स था, लेकिन मक्कारी और चालाकी के मामले में वो सोबराज का पासिंग भी नहीं था। वो लड़ भिड़ कर सोबराज को जेर करने की पूरी अहलियत रखता था, लेकिन अयारी में उसे आसानी से मार खा सकता था। मुझे अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत बड़ी कामयाबियां नसीब होती रही थी, लेकिन मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं थी। मैं अपनी दानिश में हमेशा चारों खूंट चौकस रहता था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अंदाजे की कोई गलती नुकसान का सबब बन जाती थी। न्यू खान होटल से चार्ली उर्फ हसन का फरार ज्यादा पुराना वाकया नहीं था। मैंने अपनी दानिश में उसे पूरी तरह घेर लिया था, मगर वो मुझे और सुल्तान शाह को चुल देकर मक्खन में से बाल की तरह साफ निकल गया था। सड़क पर भागते हुए ऊंधे मुंह गिरने के सबब मेरी हथेलियों में आने वाली खराशें ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन इनकी सोजिश के बायस वो वाकया बार बार एक कसक बनकर मेरे ज़हन में डंक से मारता रहता था। फिर भी मेरा ख्याल था कि मैं सुल्तान शाह के मुकाबले में ज्यादा बेहतर अंदाज में सोबराज का सामना कर सकता था। मैंने इस नुक्ते पर सुल्तान शाह को कायल करने की कोशिश करने के बजाय यकायक वो मौजू ही तब्दील कर दिया। फिलहाल यह किस्सा सानवी हैसियत इख्तियार कर गया है, मैंने संजीदगी से कहा। इससे पहले अल्फा का मामला दरपेश है। चार्ली से उसका राब्ता अचानक टूटा था। वो इसके बारे में परेशान होगा और वो 1 बजे अपना ऑपरेटर्स ऑन करके इसकी खैरियत जानने के लिए बेताब हो रहा होगा। कुछ देर पहले तुमने दूसरा फलसफा बिगाड़ा था। वीरा ने मुझे टोका। तुम कह रहे थे कि सीक्रेट एजेंट बनी के यार होते हैं। मैंने वीरा की बात दरमियान से उचक ली और कहा, जब तक उसे चार्ली के अंजाम का इल्म नहीं हो जाता वह उसे फरामोश नहीं कर सकता। एक बार उसे ये मालूम हो गया कि वो दुश्मन की कैद में चला गया है तो वो उसे भूल भाल कर अपना काम शुरू कर देगा। चार्ली का ऑपरेटर्स तुम्हारे कब्जे में है। वो दोनों आपस में किसी नामानूस जुबान में बातें करते हैं। तुम उसे किस तरह मुतमईन करोगे? उसे क्या कहोगे?
मुझे यही सब सोचना है, इसके लिए ज़हनी यकसोई दरकार है। मैंने तसदीदा नज़रों से सुल्तान शाह की तरफ देखते हुए जवाब दिया। यहाँ यह बहस हो रही है कि सोबराज की तबाहाल गाड़ी पहुंचाने के लिए कौन जाएगा। तुम ऐसे बहानों से बात बदलती हो कि सामने वाले को लाजवाब कर देते हो। वीरा खुश्क लहजा में बोली, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, जो चाहो सोचते रहो। ज्यादा यकसोई की जरूरत महसूस करो तो गजाला को अपने साथ लेकर अपने कमरे में जा सकती हो, कोई एतराज नहीं करेगा। गजाला एक खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ वीरा की वो चोट सह गई। इसकी बड़ाई यही थी कि वो छोटी छोटी बातों पर वीरा से नहीं उलझती थी। ये नुक्ता हमेशा उसके पेश नजर रहता था कि वीरा ने हम लोगों की रफाकत और हमारे वतन के मफादात के लिए अपना सब कुछ तज दिया था और अमेरिका को खैर बात कहकर पाकिस्तान में बस गई थी, जहां उसे खुली आज़ादियां मुयस्सर थीं, नामिसाली आसाइशें दस्तयाब थीं। ऐसा भी नहीं था कि उसने वीरा के सामने हथियार डाल दिए थे और उसे अपना नोश्ता तकदीर समझकर कबूल कर लिया था। बज़ाहिर वो अनजान बनी रहती थी, मगर वीरा की हरकत व सकनात पर गहरी नजर रखती थी और जब भी मौका मिलता था 100 सुनार की एक लोहार की कर जाती थी। गजाला के इक्का दुक्का जवाबी हमले बहुत भरपूर होते थे, जिनमें सारा अगला पिछला हिसाब बेबाक हो जाता था। वो तीनों होटल से शिकम सेर होकर आए थे। अव्वल खान भी अपने घर से खाना खाकर आया था। इस भीड़ में सिर्फ मैं ही भूखा रह गया था। गजाला को मेरा ख्याल आया और उसकी हदायत पर STF का एक आदमी जरा सी देर में मेरे लिए ट्राली पर खाना सजा कर ले आया। तुमने अल्फा के बारे में क्या फैसला किया है? मेरे खाने के दौरान में अव्वल खान ने पूछा। मैं तजब्जब का शिकार हूं, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। आखिरी फैसला शायद उसकी आवाज सुनने के बाद ही हो सकेगा। फिर यकसोई और सोच का ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? वीरा मुंह बनाकर बोली। जब उससे राबता होता झटपट अपना फैसला कर लेते। इसके लिए भी पहले से जहन में कोई खाका मौजूद होना जरूरी है। अव्वल खान ने मेरी तायद करते हुए वीरा को समझाया, ऐसे नाजुक मामलात फिलबदी नहीं निपटाए जा सकते। मुझे समझाने की कोशिश ना करो, वीरा ने खुश मिजाजी से कहा। अभी खुद डैनी से इसके फैसले के बारे में पूछ रहे थे, इस पर मैंने जुबान खोली थी। मैं एक छोटी सी बात जानना चाह रहा था। अव्वल खान ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम इससे किस रूप में बात करोगे, दोस्त बनकर या दुश्मन के रूप में? दोस्त बनकर दगा देने की गुंजाइश नजर नहीं आती, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो दोनों बहुत राजदारी के साथ यहाँ आए हैं और आने के बाद उन्होंने सोबराज के सिवा किसी से राब्ता नहीं किया। अब अल्फा सोबराज से भी भड़का हुआ है। इससे बजा तौर पर शुबा है कि सोबराज इनकी कमीनगाहों के राज अफशा कर रहा है। इसके साथ हमदर्दी या दोस्ती की कोई बुनियाद नहीं बन सकती। दुश्मनी में उसे कुछ उगलवाना नामुमकिन है। वीरा ने अपना फैसला सुना दिया। तुम उसे धमकियां दोगे तो वो तुमको बुरा भला कहता रहेगा, हासिल कुछ नहीं होगा। वीरा की बात उसी लम्हे मेरी समझ में आ गई और मैंने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ कर पूछा, तुम क्या कहना चाह रही हो? उसे दुश्मनी जताना और धमकियां देना सबसे आसान काम है, वीरा ने बेपरवाही से जवाब दिया। इसे हमदर्दी जताने की कोशिश करोगे, हो सकता है वो धोखा खा जाए और अपने दिल की कोई बात उगल बैठे। यह तुम्हारी जहानत का इम्तिहान साबित हो सकता है। अहमकाना बातें मत करो, यानी कि जहानत को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। यह तुमसे बहुत ज्यादा ज़हीन और होशियार है। सुल्तान शाह बोला। वेरी गुड, वीरा खुश होकर बोले। डैनी से कम भी सही, लेकिन इस बहाने तुमने मुझे ज़हीन तो मान लिया। मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया। सुल्तान शाह बरजस्ता बोला। शैतान बहुत ज़हीन है, मैं तुमको इसकी खाला मानता हूँ। तुम दोनों हर वक्त फजूलियात में उलझे रहते हो, किसी वक्त संजीदगी से काम की बातें करने दिया करो, अव्वल खान ने मुलायमत से कहा। इसी तरह काम की बातें निकलती हैं, वीरा ने जवाब दिया। मैं देख रही हूँ कि खाने में मसरूफ होने के बावजूद डैनी के बुशरे पर तफक्कुर के साए नजर आ रहे। मैंने सर हिलाकर उसकी तायद की। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि कोशिश नाकाम होगी और वो मुझे अपना हमदर्द तस्लीम करने से इनकार कर देगा। जब तक हम बातों में उलझे रहे, वक्त पर लगाकर उठता रहा। 1 बजने का इंतजार करना शुरू किया तो यूं महसूस हुआ जैसे वाल कलाक की सुइयां जम जम कर सिरक रही हूं। 1 बजने से 15 मिनट पहले मैंने ऑपरेटर्स ऑन करके तपाई पर रख दिया, ताकि दूसरी तरफ से इशारा आने पर एक लम्हा भी बर्बाद ना हो और हम फौरी तौर पर अल्फा का अवलीन पैगाम उसके फितरी लबो लहजा में सुन सके। आखिरकार घड़ी की सुइयां सिसक सिसक कर 1 पर पहुंच ही गईं। मेरा अंदाजा था कि मुकर्रर वक्त पर अल्फा की आवाज उभरेगी, लेकिन गुजरते हुए लम्हों ने मेरा वो अंदाजा गलत साबित कर दिया। अल्फा कहाँ मर गया? मुकर्रर वक्त से 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। कुछ देर बाद अव्वल खान बेचैन होकर बोला, हो सकता है कि ऑपरेटर ऑन करके वो अपने साथी के पैगाम का इंतजार कर रहा हो। वीरा ने अपनी राय जाहिर की। वही एक इम्कान हो सकता था। चार्ली पर बदनसीबी का साया पड़ने से पहले शायद वो दोनों पहल करने के बारे में कुछ भी न सोचते हों। जिसे मौका मिलता वो हर दूसरे के लिए अपना पैगाम नशर कर देता। चार्ली अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर गायब हुआ था। हमने फौजी गाड़ी के आलात पर उसकी बेताबाना आवाजें सुनी थी।
वो परेशान हो गया था। उसका साथी उससे बातें करते करते अचानक कहाँ खो गया था। इस सूरत-ए-हाल के पेश नजर अल्फा का मुस्तरिब होना एक फितरी अमर था। वक्त पूरा होते ही उसे चार्ली की तलाश होनी चाहिए थी, मगर वो बहुत चालाक था। अपने तमाम तर इज़्तिराब के बावजूद खामोश था। उसके हिसाब से चार्ली आज़ाद और जिंदा होता तो मुकर्रर वक्त पर खुद उससे राब्ता करता। उसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी से साबित हो जाता कि चार्ली किसी मुसीबत में घिर चुका था। अल्फा कुछ कहे बगैर अपने नताइज अखज़ कर सकता था। यह इस खबीस की चालाकी और मक्कारी की इंतहा थी। कड़ी मुश्किल से दो चार होने के बावजूद उसकी ज़हनी सलाहियतें पूरी तरह बेदार थी। आखिर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं वो मौका खोना नहीं चाहता था। मैंने ऑपरेटर्स उठाया और उसका बटन दबाकर बोलना शुरू कर दिया, मोहन कॉलिंग फॉर अल्फा, मोहन कॉलिंग फॉर अल्फा, ओवर। मेरे खामोश होने के चंद सानियों तक लाइन पर आसाब शिकन सकूत छाया रहा। बटन छोड़ देने के बाद हमारी आवाजें दूसरी तरफ पहुंचने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन सब मोहर बलब थे। अल्फा ऑनलाइन, ओवर। आखिरकार ऑपरेटर्स का रेडियाई सकूत एक इंसानी आवाज ने तोड़ दिया। आवाज मेरे कानों के लिए अजनबी नहीं थी। मैं चार्ली का हमदर्द हूं और इसकी हदायत पर अमल कर रहा हूं। इस वक्त वो जख्मी है, किसी ने उसकी जुबान काट दी है, वो बोलने के काबिल नहीं है, ओवर। मैंने लाइन मिलते ही तेजी से कहा, मैं तुमको नहीं जानता, वो यकायक तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया, ओवर। अल्फा की ठहरी हुई और पुरस्कून आवाज उभरी, यह एक इत्तिफाक है। यह बहुत अबतर हालत में क्लिफ्टन के एक वीरान साहिल इलाके में दुबका हुआ बैठा था। मैं अपने दोस्त के साथ तन्हाई की तलाश में भटकता हुआ उधर जा निकला। मुझे उस पर शुबा हुआ। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो यह खौफसदा होकर भागा। मैंने पीछा करके आसानी से इसे पकड़ लिया। इसकी हालत काबिल रहम थी। बातों बातों में मेरी साथी ने मेरा नाम लिया तो वो चौंक पड़ा, लेकिन वो बोलने के काबिल नहीं था। उसने जल्दी से रेत पर अपनी उंगली से दो अल्फाज लिखे जो चार्ली और इंडिया थे। बात मेरी समझ में आ गई। पहले मैं डर गया, मगर वहां दूर दूर तक हमें देखने वाला कोई नहीं था। मैं इसे अपने घर ले गया, ओवर। तुम्हारी कहानी बहुत मुख्तसर और मुकम्मल है। उसकी आवाज में तंज की आमेजिश हो गई। तुमको ये सब सोचने के लिए काफी वक्त मिला है। क्या तुम ये बताना चाह रहे हो कि तुम भारतीयों के हमदर्द हो और मुझको तुम पर भरोसा कर लेना चाहिए, ओवर। मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा। मैं इंसानी हमदर्दी के तहत इसे अपने घर ले आया हूँ, लेकिन इसे पाल नहीं सकता। इसकी वजह से मैं खुद भी किसी चक्कर में पड़ सकता हूँ। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं इसे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। इसके कहने पर तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको इसे हमदर्दी या दिलचस्पी नहीं है तो मैं इसे जबरदस्ती कहीं भी छोड़ दूंगा। ये खुली फिजा में नहीं जाना चाहता। इसे अपने दुश्मनों का खौफ है। लिख कर बहुत ज्यादा बातें नहीं हो सकती, मगर इसने जो कुछ बताया इसका लुब्बे लुबाब ये है कि ये कोई सरकारी आदमी है और इंडिया से गैर कानूनी तौर पर यहाँ आया है। इस तरह आने वाले कौन हो सकते हैं ये समझना मुश्किल नहीं है, ओवर। तुम्हारी कहानी बहुत मरबूत है। तुमने मेरे पूछे बगैर मेरे कई सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन ये मानने वाली बात नहीं है कि किसी ने जुबान काट कर अल्फा को छोड़ दिया है। ये जिंदगी और मौत का खेल है। इसमें हरीफ एक दूसरे की जुबानें नहीं गर्दनें काटते हैं। इसका ऑपरेटर्स तुम्हारे कब्जे में है। मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं है कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं है। उसे मार डालने के बाद अब तुम मेरे चक्कर में हो, ओवर। अल्फा की सोच मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा सीधी और दुरुस्त थी। मैं एक सीधा साधा शरीफ आदमी हूँ, अपने मुल्क का पक्का वफादार हूँ। बस धर्म के नाते से जज्बाती होकर इस चक्कर में फंस गया हूँ। तुमको अपने साथी से हमदर्दी नहीं है तो मैं भी इसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। रात के अंधेरे में मैं इसे किसी भी वीराने में छोड़ दूंगा, ओवर। उसकी आवाज सुने बगैर मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। वो रास्ता तुमने पहले ही बंद कर दिया है। जिसकी जुबान कट चुकी हो और जख्म ताजा हो वो गां के सिवा और क्या बोल सकता है। मोहन जी, मैं मानता हूं कि तुम जो कुछ भी हो बहुत चालाक हो, मगर मैं भी अकल से कोरा नहीं हूं। कान खोल कर सुन लो कि चार्ली का खून रायगा नहीं जाएगा। हमने जो सोचा है वो होकर रहेगा। इस बार अल्फा का लहजा जहरीला हो गया था। क्या होकर रहेगा? क्या मुझे धमकी दे रहे हो? इसकी पूरी बात होते ही मैंने इस्तरारी अंदाज इख्तियार करते हुए पूछा। बात कुछ आगे बढ़ जाने के बाद एक दूसरे को रस्मी तौर पर लाइन मुंतकिल करने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। उसकी हल्की सी तकब्बुर अमेज हंसी की आवाज उभरी। फिर वो बोला, तुम बहुत बोधे और डरपोक आदमी मालूम होते हो। मुझे यकीन है कि तुम वो नहीं हो जिसने चार्ली को मारा है। अपने उस्ताद से कहो कि कठपुतलियां लड़ाने की बजाय मर्द बनकर मुझसे बात करे। ऑपरेटर्स पर मैं उसे खा नहीं जाऊंगा। चार्ली ने मुझे बता दिया था कि क्लिफ्टन के इलाके में आर्मी की स्पेशल गाड़ी मौजूद थी। तुम्हारा बास आर्मी का कोई बड़ा अफसर ही होगा। अच्छा हुआ कि तुमने बात साफ कर दी। ऑपरेटर्स पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तुमको गलती से अपना नाम बता दिया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? शहर में दसियों मोहन होंगे। मैं चार्ली को कहीं भी फेंक दूं तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मैं फौजी हूं और ना कोई मेरा बास है। मैं खुद अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं चार्ली का ऑपरेटर्स किसी आने जाने वाले के हाथ दिल्ली में रा के हेडक्वार्टर्स में भिजवा दूंगा और इन्हें कहलवाऊंगा कि तुम लोग यहाँ अपने हमदर्दों के साथ कैसी बदसलूकी करते हो।
तुम एकदम रा का नाम बीच में क्यों ले आए? उसकी तल्ख आवाज उभरी। मैं नन्हा सा बच्चा नहीं हूं। तुम्हें बता चुका हूं कि भारत से गैर कानूनी तौर पर यहां आने वाले सरकारी अफसर वाली बात सुनकर सब कुछ समझ लेना मुश्किल नहीं था। चार्ली ने वो बातें लिखी तो मैं समझ गया कि वो कौन है। तुम भी उसी के साथ ही हो। अगर तुम वाकई वही हो जो जाहिर कर रहे हो तो मैं अपने दिल की गहराइयों से तुमसे माजर चाहता हूँ। इस बार मेरा जुबानी वार खासा कार कर रहा था। मैं इसे यह बावर कराने में कामयाब हो गया था कि मैं डरपोक होने के बावजूद अहमक नहीं था और इसके तंजिया अंदाज़े गुफ्तगू ने मुझे खासी हद तक बरहम कर दिया था। इसने किसी वक्फे के बगैर अपनी बात जारी रखी। तुम समझ बूझ के मालिक मालूम होते हो। तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं इस वक्त बहुत खराब हालात से दो चार हूँ। मेरे लिए दोस्त और दुश्मन में तमीज करना मुश्किल हो चुका है। मैं अपने साये पर भी एतमाद नहीं कर सकता। तुम्हारी कही हुई बातें कितनी सच्ची क्यों ना हो, मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकता। ये बात दिल्ली में बैठे हुए बड़े लोग भी जानते हैं। वो बहुत गौर से तुम्हारी शिकायत सुनेंगे, मगर इसके बिना पर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मेरा ख्याल है कि चार्ली ने तुमसे तबक्का वाबस्ता करके गलती की है। मुझे इस बखेड़े में पड़ने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुर्शी से कहा, एक बार मुझे उसकी आवाज सुनवा दो। अल्फा ने मुतालबा किया। इसकी जुबान का जख्म ताज़ा है, मैंने सुल्तान शाह को आंख मारते हुए कहा। इसे किसी भी किस्म की आवाज निकालने में तकलीफ हो रही है, फिर भी मैं तुम्हें इसकी बेमकसद और भयानक आवाजें सुनवा देता हूँ। मैंने ऑपरेटर्स का बटन छोड़े बगैर वो रेडियाई आला सुल्तान शाह के दहाने की तरफ बढ़ा दिया। वो मेरी आंख का इशारा पाकर तैयार हो चुका था। उसने अपने दहाने में जुबान फिराकर ऐसी गजबनाक और डरावनी आवाजें निकालनी शुरू की कि मैं लर्ज कर रह गया। सभी ही हैरत से आंखें फाड़कर उसकी तरफ तके जा रहे थे। वो मुहम्मल और बेमानी आवाजें जरूर थीं, लेकिन इनमें बेबसी के बजाय गज़ब और गुस्से का भरपूर रचाव था। सुल्तान शाह इन भरपूर गुर्राहटों के जरिए अल्फा को यह पैगाम पहुंचाने में कामयाब रहा था कि चार्ली उसकी बातों से खुश नहीं था। मैंने ऑपरेटर सुल्तान शाह के दहाने से दूर हटाकर बटन छोड़ दिया। ये तो बिल्कुल गूंगा हो चुका है। चंद सानियों के बाद अल्फा की थकी हुई आवाज उभरी, क्या इसकी जुबान जड़ से काटी गई है? मुझे नहीं मालूम, वो अजियत में है और कुछ नहीं बोल रहा। वो तुम्हारी बातें सुनकर गुस्से में आया हुआ है। वैसे से उसकी आंखें सुर्ख होकर अपने हलकों से उबली पड़ रही हैं। इसकी आवाजों से भी गुस्से का इजहार हो रहा था। इसका गुस्सा बजा है। जब उसके जज्बात का लावा ठंडा होगा तो उसे अंदाजा होगा कि मैं गलती पर नहीं हूँ। दुश्मन की सरजमीन पर कोई किसी और की बदनसीबी में हिस्सेदार बनना पसंद नहीं करता। इसने सुल्तान शाह की आवाजों पर किसी शुबे का इजहार नहीं किया था। बात होती तो अपने साथी की आवाज पहचान सकता था। गुर्राहटों और गूंगा के अल्फाज होते हैं और ना कोई लब और लहजा। इसे कोई शक नहीं हो सका था। ये तुम दोनों के आपस के मामलात हैं, मैंने बेजारी से कहा। मैं इसके साथ जो भलाई कर सकता था वो कर चुका हूँ। तुम इस पर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं इसे कहीं छोड़ दूंगा। आगे इसका मुकद्दर होगा। वो जिंदा रहे या मारा जाए, इसका बोझ बार मेरे कंधों पर नहीं होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम इसे कहाँ छोड़ोगे। अल्फा के लबो लहजे की तलकी फिक्रमंदी में तहरील होगी। चार्ली गुस्से से मुझे घूर रहा है या आसानी से कहीं जाने के लिए आमादा नहीं होगा। मैं इसे बेहोश करके सोराब गोट से आगे कहीं भी वीराने में डाल दूंगा। जब तुमको इससे दिलचस्पी नहीं है तो ये सब क्यों जानना चाह रहे हो? कुछ भी हो, वो मेरा पुराना साथी है, मैं इसके लिए फिक्रमंद हूँ। लेकिन मुश्किल ये है कि इसे बचाने के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। चार्ली भी यारो मददगार है। तुम अपने साये से भी खौफजदा हो। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। मैंने तो सुना है कि सीक्रेट एजेंट चलते हैं तो अपने साथ हुस्न और फितनों की बारात लेकर चलते हैं, खूब रूल लड़कियों के साथ ऐश करते रहते हैं या दुश्मन को मौत के घाट उतारते हैं। इनको कहीं आंच नहीं आती। इस बार मैंने बहुत जहरीले लहजे में बातों का रुख बदलने की कोशिश की थी। तुम जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की बातें कर रहे हो। अमली जिंदगी बहुत मुख्तलिफ और कठिन होती है। काम की अहमियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से हो जाना चाहिए कि उसे पूरा करने के लिए हमने अपनी जानों की बाजी लगाई हुई है। इससे ज्यादा तुम नहीं जान सकोगे।